नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान सोमवार को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्र आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा, नौसेना का उद्देश्य भारत निर्मित सुरक्षा समाधान प्राप्त करने का है। थाईलैंड में जूनियर एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों के 5 पदक पक्के और फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले आज से शुरू। नीदरलैंड्स का मुकाबला अमेरिका से और अर्जेंटीना का ऑस्ट्रेलिया से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। 5 दिसंबर को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में मध्य और उत्तर गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 2,51,58,730 मतदाता 833 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने सभी 93 सीटों पर, जबकि कांग्रेस ने 90 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस बार फिर से प्रतिष्ठित घाटलोडिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 के पिछले चुनाव में भूपेंद्र पटेल इसी सीट से राज्य में सबसे अधिक 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुने गए थे। इस चुनाव में उनकी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों समेत 7 मंत्री मैदान में हैं। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल बिसनगर से, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री अर्जुन सिंह चौहान महमदाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री रह चुके कीर्ति सिंह वाघेला, निमिषाबेन सुथार, जगदीश पांचाल, मनीषा वकील और कुबेर भाई डिंडोर का भी राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद होगा। चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए युवा नेता हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर के लिए भी ये चुनाव निर्णायक होगा। सुशील चंद्र तिवारी के साथ अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को कराई जाएगी। इस बीच दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार कल समाप्त हो गया। 250 वार्ड के लिए कल मतदान होगा। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी। दिल्ली में सरकारी स्कूल रविवार को होने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आज बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र में कहा है कि इसके बदले में राजधानी के सरकारी स्कूल महीने के दूसरे शनिवार 10 दिसंबर को खुले रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का उद्देश्य दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति ने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि दिव्यांगजन सम्मानित जीवन जी सकें। दिव्यांगजन के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाना है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सके। वे बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा खेल जैसे गतिविधियों में भाग ले सकें। ऐसे माहौल का निर्माण करना है। राष्ट्रपति ने कहा कि अब दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उस केंद्रों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर्स स्थापित किए हैं। समारोह में 2021 के लिए 25 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों तथा 2022 के लिए 29 व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को असाधारण उपलब्धि और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के कार्य के लिए सम्मानित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला किया है।
अगले वर्ष जनवरी से दिव्यांगजनों को 1,000 रुपये के बजाय 1,500 रुपये पेंशन मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आज चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि 4 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में ऐसी रिक्तियों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, जहां दिव्यांगजनों को नियुक्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अनूठा उपाय किया है ताकि दिव्यांगजन और बुजुर्ग मरीना तट का आनंद ले सकें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी का प्रतिष्ठित कार्यक्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान इस वर्ष का विषय है अमृतकाल में भारतीयता, विविध रंगी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान। वक्ता माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो या केरल का कथकली या लखनऊ जयपुर का कथक हो या फिर असम का बिहू हो, ऐसी सभी शास्त्रीय और लोक कलाओं ने सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया है। इनके जरिए हम एक रहे हैं। सुनना ना भूलें 3 दिसंबर को रात 9:30 बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक संदेश में श्री धनखड़ ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान नेता और साहस तथा विद्वता के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रसाद ने देश की संस्कृति को मजबूत आधार दिया और भारत के विकास की भावी परिकल्पना तैयार की। आकाशवाणी से आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान का प्रसारण किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ये वार्षिक व्याख्यान देंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर रात 9:30 बजे किया जाएगा। श्रोता इसे एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, आकाशवाणी के सभी प्रमुख चैनलों, यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर भी सुन सकते हैं। इस वर्ष का विषय है अमृतकाल में भारतीयता। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा है कि नौसेना का उद्देश्य पूरी तरह से स्वदेशीकरण का है, जिससे देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। नौसेना दिवस से पहले आज एडमिरल हरिकुमार ने कहा कि नौसेना के पास स्वदेशी तकनीकी के विकास सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट है। उन्होंने कहा कि नौसेना हमेशा युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य की चुनौतियों से तैयार रहने के मंत्र का अनुसरण करती है। अग्निपथ योजना के बारे में नौसेना अध्यक्ष ने कहा कि पहले बैच में 341 महिला अग्निवीरों सहित 3,000 अग्निवीरों की भर्ती की गई है। G20 शेरपा की पहली बैठक 4 से 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर में होगी। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शेरपा G20 के सदस्यों के नेताओं के निजी दूत होते हैं। वे वर्ष के दौरान बातचीत, शिखर सम्मेलन के लिए कार्यक्रम पर चर्चा और G20 के महत्वपूर्ण कार्य में समन्वय की निगरानी करते हैं। भारत ने 1 दिसंबर को 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है। मेजबान राष्ट्र के रूप में भारत नई दिल्ली में अगले वर्ष सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम तय करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे भारत की G20 समूह की अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग करने के लिए उत्सुक हैं। श्री बाइडेन ने भारत को अमेरिका का मजबूत भागीदार बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी साझा चुनौतियों से मुकाबला करते हुए दोनों देश सतत और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रक्षेपित ओशनसेट 3 से भेजे गए गुजरात के अद्भुत उपग्रह चित्र साझा किए हैं। इन रंगीन और स्पष्ट छवियों के बारे में श्री मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसी प्रगति से चक्रवातों का पूर्वानुमान बेहतर होगा और देश की तटीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रक्षेपण के 3 दिन बाद 29 नवंबर को ओशनसेट 3 ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र, अरब सागर और हिमालय की श्रृंखलाओं की तस्वीरें भेजी थीं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इंडोनेशियाई सुपारी की तस्करी में शामिल विभिन्न व्यक्तियों के मुंबई और नागपुर स्थित 17 आवास और कार्यालय परिसरों की तलाशी ली। सुपारी की तस्करी अधिकतर भारत म्यांमार सीमा से होती है। प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत ये कार्रवाई कर रहा है। निदेशालय ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नागपुर में इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। तलाशी के दौरान लगभग 11 करोड़ 50 लाख मूल्य की 290 मीट्रिक टन सुपारी जब्त की गई है। 16,50,000 रुपये नकद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी मिले हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पुत्री के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें मंगलवार को नई दिल्ली या हैदराबाद में पेश होने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई है। इससे पहले 16 नवंबर को राज्य के मंडी जिले में 4.1 की तीव्रता का भूकंप आया था। भारतीय खिलाड़ियों ने थाईलैंड में बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में 5 पदक पक्के कर लिए हैं। उन्नति हुड्डा, ज्ञान दत्तू और अनीश थोपानी सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। डबल्स में अर्श मोहम्मद और संस्कार सारस्वत तथा जॉन जैसन और आतिश श्रीनिवास पीवी ने पदक पक्के किए। उन्नति हुड्डा ने 17 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की मिन जे किम को 21-15, 21-18 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की मिलोन योकोउची से होगा। और अब फीफा फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें आज से शुरू हो रहे नॉकआउट चरण पर होंगी। पहला मैच रात 8:30 बजे नीदरलैंड और अमेरिका के बीच खेला जाएगा। नीदरलैंड ग्रुप ए में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अपराजित थी। 20 साल बाद अंतिम 16 में पहुंचे अमेरिका ने 1 मैच जीता और 2 ड्रॉ खेले। 3 बार की उपविजेता नीदरलैंड की टीम अमेरिका पर आंकड़ों में मजबूत नजर आती है। एक अन्य मुकाबले में देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। इस बार लीग मुकाबलों में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराकर जिन बड़े उलटफेरों का सिलसिला शुरू किया था वो जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, उरुग्वे और ब्राजील जैसी बड़ी टीमों के हार के साथ खत्म हुआ। जापान और दक्षिण कोरिया ने कई दिग्गज टीमों को पीछे छोड़ अंतिम 16 में जगह बनाई। फिल्मी हस्ती जूलिया रिचर्ड्स का निधन हो गया है। 76 वर्षीय अभिनेत्री कैंसर से पीड़ित थीं। उन्हें फीचर फिल्म अमेरिकन फैक्ट्री के लिए 2020 में ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। 50 वर्ष के फिल्मी जीवन में रिचर्ड्स को 4 बार अकेडमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अमेरिका ने कल चीन, ईरान और रूस को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत गंभीर उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में शामिल किया। पोलैंड रूस के समुद्री तेल को $60 प्रति बैरल पर खरीदने के यूरोपीय संघ के समझौते पर सहमत हो गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने सैन फ्रांसिस्को में गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई को पद्म भूषण प्रदान किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान सोमवार को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्र आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा, नौसेना का उद्देश्य भारत निर्मित सुरक्षा समाधान प्राप्त करने का है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले आज से शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।